हाय फ्रेंड, एनआईटीएन एज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को शायद पता होगा कि जो सेल का एग्ज़ाम है, सेल क्या सेल का एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ गई है जो कि 5 अप्रैल है। ठीक है, ठीक है। तो 5 अप्रैल सेल का एग्ज़ाम डेट है, 5 अप्रैल 2023 है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तैयारी करने के लिए हमें आप लोगों से बोला था, हम अच्छे से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। तो इसमें दो तरीके से होता है, तो पेपर जो होता है उसमें दो तरीके का होता है। जैसे इसमें होता है टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा आपका होता है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं। ये क्या होता है कि टेक्निकल मतलब जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड, ऐसे बोल सकते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है, ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं। और दूसरा है आपका जो है मैथ है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सपोज दैट आपका 100 मार्क्स है, तो 50% आपका 100 मार्क्स है, तो 50 मार्क्स आपका रहेगा टेक्निकल का, 50% नॉन टेक्निकल का। ठीक है, 50% आपका नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा। तो टेक्निकल में आपको अपने ब्रांच से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रेडी करने होते हैं, तैयारी करना होता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एक तरीके से, तो उसकी तैयारी करने के लिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करवाते हैं। आपका सेल हो, वाइजैक हो, टाटा स्टील हो, या कोई भी अदर एग्जाम जिसमें हमारे जो श्रमिक ब्रांच से रिलेटेड, कौन सी ब्रांच, श्रमिक ब्रांच से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। लगभग 200-300 क्वेश्चंस हमने करवा दिया ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक है, तो एक सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हमने एक रिफ्रैक्टरी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो रिफ्रैक्टरी से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। जो क्योंकि सेल में क्या होता है, हमारा वर्क क्या होता है, सेल में हमारा वर्क यही होता है कि एज ए सिरेमिक इंजीनियर उसमें जो भी रिफ्रैक्टरी यूज हो रही है उनके बारे में हमें पढ़ना है, एप्लीकेशंस के बारे में, कहाँ पे कौन सी रिफ्रैक्टरी लगाई जाएगी एज ए सिरेमिक इंजीनियर। तो उस रिफ्रैक्टरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आते हैं। तो उससे रिफ्रैक्टरी के हम क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आप पहले करवा चुके हैं, 100 क्वेश्चंस। और उसके आगे 100 क्वेश्चंस हमने करवा दिया है। 100 से आगे के 101 से हम आगे के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उतना करवाएंगे। तो चैनल पे आप यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्योंकि हम आप लोगों के लिए तैयारी के लिए ही तत्पर हैं। जिस तरीके से हम अपनी लगन से तैयारी से आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम रेडी कराते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि सेल जो भी डिप्लोमा लेवल से होता है उतना टफ नहीं होता है। बस आपको थोड़ा मन लगा के अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल तो हम लगभग लगभग क्वेश्चंस हमने अपलोड कर ही दिया है, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आते जाएंगे मैं उन पे वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाता जाऊंगा। तो ठीक है, तो यदि आपको सेशन अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर क्ले bricks in blast furnace stocks may disintegrate if exposed to carbon monoxide at about, यानी कि जो फायर क्ले रिफैक्ट्री है, ठीक है, जब हम ब्लास्ट फर्नेस में फायर क्ले रिफैक्ट्री को यूज करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस में जब किसी कोई फायर क्ले रिफैक्ट्री यूज की जाती है, तो जो उस पे गैसेस निकलती हैं, जिसमें से सीओ है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैस है ये निकलती है। और ये रिफैक्ट्री के संपर्क से होते हुए ये बाहर को जाती है। तो कितने टेम्परेचर पर उस जो फायर क्ले रिफैक्ट्री को ये प्रभावित कर सकती है, या डिसइंटीग्रेट कर सकती है, या उसका कोरोजन कर सकता है, या उस पर रिएक्शंस कर सकता है, वो टेम्परेचर कौन सा होता है, कितना होता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा टेम्परेचर है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है तार डोलोमाइट ब्रिक्स आर यूज्ड इन दी तार। ये तार यहाँ बॉन्डेड होगा, यहाँ तार बॉन्डेड, ठीक है। बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग मटेरियल, बॉन्डिंग मटेरियल यानी चिपकने का गुण प्रदान करने वाले पदार्थ।
अब इसके लिए हम जब कोई रिफैक्ट्री बनाते हैं तो कई तरीके के जो चिपकने वाले पदार्थ हैं, बॉन्डिंग मटेरियल है, कई तरीके का हम यूज करते हैं, जिसमें आपका क्ले भी आता है, इसमें आपका तार आता है, तार जो वो देखते होंगे कोल तार टाइप से, ठीक है, जो कोल तार होता है, वाटर भी आता है, ठीक है, कैल्शियम भी आता है। तो इस तरीके से जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, बाइंडिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं क्या बनाने के लिए, आपको एक डोलोमाइट रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर ठीक है। तो उसमें से जो रिफ्रैक्ट्री बनाई जाती है, तार बॉन्डेड डोलोमाइट रिफ्रैक्ट्री होती है, वो यूज कहाँ की जाती है, ठीक है। तो वो जनरली आपका ये तीनों चारों में यूज की जाती है। आपका बेसिक बेसमेंट कन्वर्टर में भी यूज की जाती है, आपका बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस में भी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये चारों तरीके से हर जगह यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमॉन्ग द नेम मेंशन इन बिलो द एल्मोना, जो क्या है कि अमॉन्ग द नेम मेंशन बिलो द एल्मोना इज हाईएस्ट इन, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग में जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है। तो इसका क्वेश्चन है, अमॉन्ग द नेम मेंशन इन बिलो द एल्मोना इज हाईएस्ट इन, इज हाईएस्ट इन। तो जो चार नीचे जो चार नाम दिए गए हैं उसमें एल्मोना सबसे ज्यादा किसमें, कौन सा ऐसा ये चार नाम दिए गए हैं किसमें एल्मोना की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो निम्नलिखित में से जो चार नाम दिए गए हैं उनमें से एल्मोना की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। तो एल्मोना की मात्रा सबसे ज्यादा आपकी मोलाइट में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जिरकन रिफैक्ट्री। अब जिरकन रिफैक्ट्री के बारे में बताना है कि जिरकन रिफैक्ट्री होती क्या है और ये कौन सी रिफैक्ट्री होती है, ठीक है। तो जिरकन रिफैक्ट्री क्या होती है, कहाँ से प्राप्त की जाता है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेडेलाइट, कहाँ से प्राप्त की जाती है, बेडेलाइट से ये प्राप्त की जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रश्न है, द अपीयरेंस पोरोसिटी ऑफ कार्बन ब्रिक्स। तो कार्बन ब्रिक्स में पोरोसिटी कितनी पाई जाती है उसके बारे में उसको बताना है आपको। तो जो कार्बन ब्रिक्स होती है जनरली आप जानते हैं न्यूट्रल ब्रिक्स होती है, जो कि स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है स्टील इंडस्ट्री में। तो इसमें जो पोरोसिटी होती है वो कितने परसेंट होती है, तो इसमें पोरोसिटी लगभग 21 से 29% होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द refractoriness of sillimanite type bricks is higher than रिफ्रैक्टरीनेस, यानी कि जो कोई सिलेमानाइट रिफ्रैक्ट्री है उसकी रिफ्रैक्टरी किससे ज्यादा होती है, किस ब्रिक्स के निम्नलिखित में से जो चार नाम दिए गए हैं इन चारों में से जो सिलेमानाइट रिफ्रैक्ट्री की जो ताप सहता है, रिफ्रैक्ट्री में रिफ्रैक्टरीनेस मतलब होता है ताप सहता, ताप सहता यानी वो कितना ताप सहन कर सकता है, कितने टेम्परेचर पर वो स्टेबल रह सकता है। तो सिलेमानाइट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिलेमानाइट रिफ्रैक्ट्री की ताप सहता कितनी होती है। तो जो सिलेमानाइट रिफैक्ट्री है उसकी ताप सहता है वो आपकी किससे किस रिफैक्ट्री से ज्यादा होती है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो सिलिका ब्रिक्स है इससे वो उसकी ताप सहता ज्यादा होती है, ठीक है। 107वां क्वेश्चन है, फ्यूजन पॉइंट ऑफ एन एसिडिक रिफैक्ट्री मटेरियल, यानी कोई भी एसिडिक रिफैक्ट्री मटेरियल है यानी अम्लीय कोई रिफैक्ट्री पदार्थ ताप से पदार्थ है, उसका हम कैसे किस तरीके से घटा या बढ़ा सकते हैं, उसके ताप सहना को फ्यूजन पॉइंट को घटा या बढ़ा सकते हैं कोई भी एसिडिक रिफैक्ट्री मटेरियल। तो एसिडिक रिफैक्ट्री मटेरियल का हम उसका ताप सहना घटा कैसे सकते हैं, कैसे घटा पाएंगे, जब हम उसमें क्या करते हैं रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ बेसिक सिलेस, यानी बेसिक सिलेस ऑक्साइड उसमें हम मिलाते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो उसका फ्यूजन पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द हाईएस्ट बल्क डेंसिटी, यानी कि अगला जो प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से जो चार दिए हैं, फ्लोइंग मतलब नीचे जो निम्नलिखित में से चार नाम दिए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, कौन सी ऐसी रिफैक्ट्री होगी जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, तो उसको आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर दिए, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द हाईएस्ट बल्क डेंसिटी, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी रिफैक्ट्री है, चार जो नाम दिए गए हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो उसकी बल्क डेंसिटी होती है, हाईएस्ट बल्क डेंसिटी। तो जो क्रोम माइनसाइड ब्रिक्स होती है इसकी हाईएस्ट सबसे ज्यादा इन चारों की तुलना की जाए, सिलेमानाइट ब्रिक्स, फायर क्ले ब्रिक्स और माइनसाइड ब्रिक्स, इन चारों की यदि हम तुलना करते हैं तो क्रोम माइनसाइड ब्रिक की जो बल्क डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ स्लैग अटैक एंड रिफ्रैक्टरीज इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू दी, यानी कि जो स्लैग का अटैक है किसी रिफ्रैक्टरी पर, किसी कोई रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, मान लिया जाए ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल है और ये रिफ्रैक्टरी की दीवारें हैं, ठीक है, और इसमें स्लैग भरा हुआ है। अब ये क्या करता है कि ये टेम्परेचर बढ़ने पर पहले तो ये अटैक करता है, ये रिफ्रैक्टरी, ये आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, ये देख सकते हैं, ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है और ये आपका स्लैग है, ये क्या है, स्लैग है, और ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। अब ये क्या होता है जब अटैक बढ़ता है, जब ये क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये ये ज्यादा अटैक करने लगता है इन रिफ्रैक्टरी पर। तो ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, उसका कारण क्या है कि वो ज्यादा अटैक करने लगा है पहले की तुलना में। तो उसका रीजन यही है कि जब जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये स्लैग होता है, ये जो स्लैग होता है, जो स्लैग होता है इसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है, यानी गाढ़ापन, विस्कोसिटी मतलब उसका गाढ़ापन, श्यानता जो होता है वो कम होने लगता है। तो जो जितना ज्यादा गाढ़ा हो और जितना ज्यादा पतला होगा वो उतना ज्यादा अटैक करेगा किसी भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल पर। तो यही रीजन है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्लैग का क्या है, विस्कोसिटी कम होने लगती है, पतला होने लगता है और वो किसी भी रिफ्रैक्टरी पर ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की विस्कोसिटी वो कम होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a blast furnace hearth should be prefer be made of, यानी जो ब्लास्ट फर्नेस का हर्थ है, जैसे इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस है, ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस होता है, ठीक है, ये ब्लास्ट फर्नेस होता है, ये हर्थ होता है, ये हर्थ होता है, स्टैक होता है, ये बेली होता है, बॉश होता है, इस तरीके से ये एक ब्लास्ट फर्नेस होती है। अब क्या है कि उसका जो हर्थ होता है, नीचे वाला, निचला वाला पार्ट जो होता है हर्थ, जहाँ पे लिक्विड मटेरियल मात्रा, जहाँ पे स्टील पिघलता है, जो जो स्टील के रॉ मटेरियल है, आयरन और है, जो जो स्टील बनाने के मटेरियल है, स्टील बनाने के जो पदार्थ हैं, जैसे आपका आयरन, आयरन और होता है, लाइम डाल, चूना डाला जाता है और कोक डाला जाता है। तो ये मटेरियल क्या है, जब इस मेल्ट होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सॉलिड मटेरियल होता है और ये किसमें, ये क्या है, ये द्रव में, लिक्विड में बदल जाता है। जब लिक्विड में बदल जाता है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्लस लिक्विड रूप में होता है, जो मटेरियल किस रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। जब द्रव रूप में होता है तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टरी होगी वो ज्यादा डेंस होनी चाहिए, मतलब उसको, उसके पार्टिकल पास पास होना चाहिए, उसमें भी इसको जो पोरोसिटी है कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है और यहाँ पर जो छिद्र होगा, जब सांद्रता होगी, छोटे छोटे पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, तो उसमें ये लिक्विड मटेरियल उसमें जाने की कोशिश करेगा और जब उसमें जाएगा तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो मटेरियल, जो भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल लगी होनी चाहिए वो उसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, ऐसा मटेरियल डाल दो कि ये जो यहाँ पर लिक्विड मटेरियल है उससे वो क्रिया ना करे। तो ये सब बातों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम किस रिफैक्ट्री को चूज करते हैं, तो इन चारों में से हम दिया गया है कि किस रिफैक्ट्री से हम जो हर्थ है उस हर्थ को किस रिफैक्ट्री से बनाए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ज्यादा प्रिफरेबल होगा, ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, हर्थ बनाने के लिए कौन सा रिफैक्ट्री है, तो वो कार्बन ब्रिक्स होगी। अब इस कार्बन ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। जो कार्बन ब्रिक्स होता है क्या है, ये इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक तो पहले न्यूट्रल है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा इसका है कि हाई टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है। तीसरा है कि ये नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी है, नॉन वेटिंग। ये तीन प्रॉपर्टी है और हाईली कंडक्टिविटी है। तो नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है कि ये किसी भी लिक्विड मटेरियल से भीगता नहीं है, गीला नहीं होता है। इसलिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं किसके लिए, अर्थ बनाने के लिए कौन सी रिफैक्ट्री, कार्बन ब्रिक्स, कार्बन रिफैक्ट्री बोल सकते हैं, कार्बन ब्रिक्स बोल सकते हैं। ये ज्यादा बेटर होता है किसी भी अर्थ को, किसी भी ब्लास्ट फर्नेस के अर्थ को बनाने के लिए कार्बन ब्रिक्स ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज
चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है for direct bonded high hot strength minus side bricks the firing temperature should be। अब मैंने बताया था क्या, रिफैक्ट्री को बनाने के लिए बाइंडिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसमें हमने कई तरीके से क्ले बताया था, ठीक है, मोलिसिस बताया था, ये और ये वाटर भी होता है, ठीक है, कैल्शियम भी होता है, तार भी होता है। तो जो हम मैग्नेट साइड ब्रिक्स बनाते हैं, कौन सी ब्रिक बना रहे हैं, मैग्नेट साइड ब्रिक्स, और जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, हाई हॉट स्ट्रेंथ मतलब मजबूती के साथ साथ उसमें टेम्परेचर को सहन करने की भी क्षमता हो, तो वो उसका टेम्परेचर सहन, कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, और किस टाइप की रिफैक्ट्री है आपकी, डायरेक्ट बॉन्डेड। अब डायरेक्ट बॉन्डेड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब कोई दो मटेरियल को लिया जाता है, मान लिया जाए मैग्नेट साइड ब्रिक्स को लिया, और हाई टेम्परेचर पे जब इसका रिएक्शंस कराते हैं तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, बाइंड हो जाते हैं, एक ठोस रूप ले लेते हैं, उसमें पोरोसिटी एकदम रिमूव हो जाती है, सांद्रता नहीं रहते हैं, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। तो इस टाइप की जो रिफैक्ट्री होती है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड को ये सहन कर सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के लिए ये प्रश्न है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सैगर कोन आर यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रिफैक्ट्रीज। अब यहाँ पर समझ लेते हैं सैगर कोन्स के बारे में, ठीक है। तो फिगर से आप लोगों को ज्यादा समझ में आया, अच्छा समझ में आया। और सैगर कोन किस टाइप से होते हैं, इस रूप में होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। जब इस पे हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये जो सॉफ्ट होके बेंड हो जाते हैं, जितने टेम्परेचर पे बेंड हो जाते हैं तो हम समझते हैं उसके अंदर का टेम्परेचर, उस भट्टी के अंदर का टेम्परेचर इतना पहुंच गया, मान लिया जाए 1000 पे ये सॉफ्ट होके बेंड हो गया, इसका जो टिप है वो नीचे आ गया है। वो रिफैक्ट्री का क्या मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्या है, उसकी सॉफ्टनेस को, उसकी सॉफ्टनेस को ये मेजर करते हैं। फिर भी आगे हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस या थर्मल एक्सपेंशन। जैसा हमने पहले ही बता दिया कि क्या मेजर करता है, उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है लाइनिंग ऑफ कंटेनिंग नो जॉइंट्स which are formed by ramming and centering of granular material into position this statement applies to। यानी जो ये स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट आप सिंपल हिंदी में समझ लीजिए कि कोई ऐसी हम दीवार बना लेते हैं जहां पर क्या है, कोई जॉइंट्स ना हो, कोई गैप ना हो, मान लिया जाए, ठीक है, कहा क्या हो, उसमें कोई गैप ना हो। जैसे मान लिया जाए दो ब्रिक्स है, अब ये दो ब्रिक्स जैसे कि मकान बनाया जाता है तो दो ब्रिक्स को जो जोड़ा जाता है, दीवार बनाई जाती है, तो उनके बीच में गैप्स हो जाता है। अब इस गैप को भरने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मसाला के यूज करते हैं दीवार बनाने के लिए, घर के मकानों की दीवार बनाने के लिए। अब हम अब यहाँ पर दो, एक सेप रिफैक्ट्री है, सेप क्या है, रिफैक्ट्री, इसका भी आकार है और ये भी एक सेप रिफैक्ट्री है, इसका भी आकार है। और जो इसके बीच में जो मसाला भर जाता है वो अनसेप्ड है, उसका कोई फिक्स आकार नहीं है, जैसा आपको होल होगा वहां भर दोगे वैसा वो आकार ले लेगा। तो ये बोल रहा है कि जब इस तरीके से कोई अनसेफ रिफैक्ट्री अप्लाई किया जाता है, किस विधि के द्वारा, रैमिंग के द्वारा, उसको रैम किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, और उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा, वो सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई अनसेफ रिफैक्ट्री है, अनसेफ रिफैक्ट्री है, उसको हमने लगा दिया, एक दीवार बनाई, दीवार कैसा बना दें आप, पूरी सीमेंट की एक दीवार चुनाई कर दें, जो मसाला होता है इस यहाँ पे जो जॉइंट है, यहाँ पे उस दीवार को, पूरी दीवार एक सीमेंट से मसाले से बना दे, जैसा लेंटर पड़ता है। अब उसको क्या है कि टाइम दे, टेम्परेचर दे, कुछ टाइम दे, तो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। अब जब हार्ड हो जाएगा तो उसमें कोई जॉइंट्स नहीं रहेगा, मतलब कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की कौन सी रिफैक्ट्री होती है, उसको आपको बताना है कि ये कौन सी ऐसी रिफैक्ट्री है जो जिसमें ज्वाइंट्स नहीं होता है और वो हार्ड हो जाता है, जमने के बाद हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक लाइनिंग। किस टाइप की रिफैक्ट्री बोलेंगे हम, मोनोलिथिक लाइनिंग। आपको समझा रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं कि ये होता है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, तार तार बांडेड डोलोमाइट ब्रिक्स। जैसा कि आप यहाँ पे समझ ले सकते हैं, जो बाइंडिंग मटेरियल है, चिपकने वाला मटेरियल कौन सा है, तार यूज किया गया है, कोल तार जिसे बोलते हैं, ठीक है, तार यूज किया गया है। रिफैक्ट्री मटेरियल कौन सी है, डोलोमाइट ब्रिक्स है, डोलोमाइट रिफैक्ट्री है, डोलोमाइट ब्रिक्स, ठीक है।
अब डोलोमाइट रिफैक्ट्री को बनाने के लिए कोई बाइंडिंग मटेरियल तो यूज करना ही होगा। जब तक आप चिपकने वाले पदार्थ या बाइंडिंग मटेरियल नहीं मिलाएंगे तो उसमें जो चिपकेगा नहीं, जो चिपकेगा नहीं तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ठीक है, वो उसके पार्टिकल पकड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरीके से जो तार बाइंडर ब्रिक्स है उसमें हम कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं तार बाइंडर डोलोमाइट ब्रिक्स को बनाने के लिए। तो आप डोलोमाइट का फार्मूला पहले समझ लीजिए, डोलोमाइट क्या है। ठीक है, तो डोलोमाइट सी ए CO3 डॉट MgCO3 होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, मॉइस्चर के यानी नमी के संपर्क में जब आता है, क्या होता है जब नमी के संपर्क में आता है, कोई पानी पड़ता है या अदर कुछ भी नमी आती है इसके संपर्क में, तो ये जो कैल्शियम है ये उससे रिएक्शन करके इसके आयतन में वृद्धि होने लगती है, ये ब्रेक्स होने लगता है, इसको एक्सपैंड होने लगता है, फैलने लगता है। तो इस तरीके से बचाने के लिए, इस तरीके से उसको मॉइस्चर को बचाने से, नमी से बचाने के लिए इसके दो विधियां हैं। वो भी दो विधियों को हम डिटेल में बाद में बताएंगे, समझाएंगे कि क्या होता है। पर इससे जनरली बता देते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद उसमें मोम में डिप करा देते हैं, जिससे क्या है डोलोमाइट फैक्ट्री पे एक लेयर चढ़ जाती है जो कि मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या है, सर्पेंटाइन मिला के 10 से 15% सर्पेंटाइन मिला के उसको हाई टेम्परेचर पर निस्तापित किया जाता है, कैल्साइन किया जाता है, जिससे क्या है वो रिएक्शन से नहीं करते हैं, फिर कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि इसको ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसको रखने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो क्या क्या हमें अपनाना चाहिए, डोलोमाइट्स के बारे में कौन कौन सी बातों को सावधान या ध्यान में रखना चाहिए, तो उसके बारे में सीखते हैं। आर स्टोर अंडर कंट्रोल टेम्परेचर आर ह्यूमिडिटी। अब आ गई बात, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। टू अवॉइड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या है, इसका पानी के संपर्क में आने से उसमें जो एक्सपेंशन होने लगता है, जो फैलाव होने लगता है, उससे बचने के लिए उसको एक अच्छे टेम्परेचर पर और जहां पर नमी ना हो वहां पर हम रखते हैं। दूसरा क्या है, आर स्टोर्ड, क्या करते हैं, आर स्टोर्ड इन आउटर लाइनिंग ऑफ एलडी कन्वर्टर। जो लिडल लेडल कन्वर्टर होता है उसके आउटर लाइनिंग में हम इसका यूज करते हैं। ये भी राइट आंसर है। ठीक है, ये भी राइट आंसर है। हाई पुअर हाइड्रेशन रेसिस्टेंट देन पिच बैंडेड बॉन्डेड होगा। पिच बॉन्डेड ब्रिक्स, जो पिच बॉन्डेड ब्रिक्स होती है उसकी तुलना में इसका जो हाइड्रेशन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत पुअर होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट सही है डोलोमाइट रिफैक्ट्री के लिए, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बाय हीटिंग द कंस्टिट्यूट ऑक्साइड द स्पेनल Mg मैग्नीशियम एल्मोनेट इज formed and rate of combination can be greatly accelerated by adding flux to which। यानी कि जब मैग्नीशियम एल्मोनेट रिफैक्ट्री जब बनाते हैं तो उसको जो उसका जो रिएक्शंस होता है, रिएक्शन होने के बाद जैसे मैग्नीशियम लेते हैं, एल्मोना लेते हैं, उन दोनों को रिएक्शंस कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, मिक्स करके फिर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं, जिससे वो रिएक्शन होने के मैग्नीशियम एल्मोनेट रिफैक्ट्री बन जाती है। तो उसकी जो कौन ऐसा फ्लेक्सिंग एजेंट बनाए कि वो जो रिएक्शन रेट है, रिएक्शन दर है, वो बढ़ जाए, ग्रेटली एक्सलेटेड हो जाए, मतलब वो उसकी दर जो है, वो रिएक्शंस करने की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल मिलाते हैं जिससे उसका एक्सीलरेशन रेट बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर है, ऑप्शन उस साइड में। ठीक है, क्वेश्चन है दी पोरस प्लग इज अटैच विथ। जो पोरस प्लग्स होता है, एक पाइप टाइप से पोरस प्लग्स होता है, वो किससे जुड़ा होता है, तो वो जनरली किससे जुड़ा होता है, यहीं पर आंसर आपको बता देते हैं। वो जनरली होता है लेडल कन्वर्टर के से वो जुड़ा होता है। अब लेडल कन्वर्टर का काम क्या होता है कि वो ब्लास्ट फर्नेस से लाके फिर एलडी कन्वर्टर में ले जाता है, वहां पर जो आयरन से स्टील में जो कन्वर्जन होता है वो एलडी का काम होता है, एलडी से के द्वारा होता है। तो इसलिए ये पोरस प्लग जो होता है वो वहां से अटैच होता है, वहीं से वो जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है वो, ये या ये, यहाँ से हम सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्टर फर्नेस से वो जुड़ा होता है। पोरस प्लस किससे जुड़ा होता है, वो कन्वर्टर फर्नेस से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोसिटी इज इंड्यूस्ड इन इंसुलेटिंग रिफैक्ट्रीज बाय एडिंग। कोई भी इंसुलेटिंग रिफैक्ट्रीज होती हैं, इंसुलेटिंग रिफैक्ट्रीज क्या होती हैं, जो पोरस, जिसमें पोरोसिटी हाई होती है। इंसुलेशंस का मतलब क्या होता है कि हीट लॉस को रोकना।
तो हीट लॉस को रोकना कैसे तरीके से होता है, दो तरीके से रिफ्रैक्टिव हमने पढ़ाई थी, डेंस और पोरस। तो डेंस रिफ्रैक्टिव में क्या है, उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। पोरस रिफ्रैक्टिव के क्या होता है, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने के कारण उसके बीच में गैप होता है। उस गैप में क्या होता है, एयर भरी होती है और एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिससे क्या है कि हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो हीट लॉस को रोकता है। अब यहाँ क्वेश्चंस है कि जो पोरोसिटी है वो इंक्रीज कैसे की जा सकती है, इंड्यूस कैसे किया जा सकता है, निम्नलिखित में से हम कौन से मटेरियल मिलाएंगे जिससे क्या है पोरोसिटी बढ़ जाए, सरंध्रता। पोरोसिटी मीन्स क्या होगी, सरंध्रता बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको हम सारडस्ट या वुडन डस्ट, सारडस्ट मतलब जो घास फूस है उसका जो पीस कर मिला देते हैं, या लकड़ी का जो बुरादा, वुडन डस्ट मतलब क्या है, लकड़ी का जो बुरादा है उस पे हमने एमटेक पे इसे भी प्रोजेक्ट किया था, वुडन डस्ट का यूज करके हमने पोरस रिफ्रैक्टिव बनाई थी। ठीक है। दूसरा है कैल्शियम फास्फेट मिला देते हैं, जिससे इससे भी क्या है पोरोसिटी बढ़ जाती है। तीसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड या सल्फेट मिला दिया जाता है, इससे भी किसी भी रिफ्रैक्टरी की पोरोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the tabular alumina is produced by sintering at a temperature near to। जो दो तरीके से एल्मुना होते हैं, कैल्साइन एल्मुना, एक टेबलर एल्मुना होते हैं जो हाई हार्ड स्ट्रेंथ होता है जिसकी। तो वो जो टेबलर एल्मुना होती है वो सिंटरिंग टेम्परेचर, कौन से ऐसे सिंटरिंग टेम्परेचर होता है जिस पर वो प्राप्त किया जा सकता है, या प्रोड्यूस किया जा सकता है, या उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सा एल्मुना, टेबुलर एल्मुना। किस विधि के द्वारा, सेंटरिंग विधि के द्वारा। किस टेम्परेचर पे, किस यानी कितने टेम्परेचर पे उसकी सेंटरिंग किया जाए जहां पर क्या है टेबुलर एल्मुना प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो वो टेम्परेचर कौन सा है, उस टेम्परेचर को हमें बताना है। ठीक है। तो नीचे ऑप्शन में दो चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन सा टेम्परेचर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि हम सिंटरिंग करें एल्मुना को, तो वो वहां पर कौन सा प्राप्त होगा, टेबुलर एल्मुना प्राप्त होता है। ठीक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which furnace consumes maximum refractory annually in an integrated steel plant। तो स्टील प्लांट में कई सारी फर्नेसेस होती हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस होता है, बेसिक बीओ जिसे बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस होता है, एलडी कन्वर्टर होता है जिसे कन्वर्टर फर्नेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये कई सारी फर्नेसेस होती हैं जहां पर किसका यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज किया जाता है। अब इन सभी फर्नेसेस में कौन सी ऐसी फर्नेस है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है कि जहां पर रिफ्रैक्टरी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, मतलब सबसे ज्यादा जल्दी कोरोड हो जाती है और फिर से हमें उसका चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है। कंज्यूम्स मैक्सिमम, कंज्यूम कम करेगा। जब एक बार लगा देने के बाद ज्यादा समय तक चलेगा तो कम कंज्यूम करेगा, बार बार कुछ समय के बाद उसको चेंज करना पड़ रहा है तो उसमें वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो जो इस तरीके से रिफैक्ट्री होती है तो वो एलडी कन्वर्टर सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। लेडल कन्वर्टर जो फर्नेस होता है, एलडी कन्वर्टर, लेडल एलडी कन्वर्टर जो फर्नेस होती है वो सबसे ज्यादा रिफैक्ट्री को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह के, अब क्वेश्चन है, द सिंटरिंग प्रोसेस इज। अब सिंटरिंग क्या है, जब हम किसी मटेरियल को, जैसे अभी आपने देखा था टेबुलर एल्मुना, टेबुलर एल्मुना, टेबुलर एल्मुना का अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था, जब उसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटरिंग करते हैं। ठीक है। किसको, एल्मुना को। एल्मुना का जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटरिंग करते हैं तो ये क्या बनता है, टेबुलर एल्मुना। टेबुलर एल्मुना मतलब कि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं, एक उसके पार्टिकल क्लोज आते हैं, जो भी उसमें अदर इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, वो अलग हो जाती हैं, उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सिंटरिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
The bonding of powder material by solid state reaction at a temperature power than that required a formation of liquid phase. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। जो बॉन्डिंग पाउडर मटेरियल बाय सॉलिड स्टेट रिएक्शन, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? सॉलिड स्टेट रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पर, जिससे एक अलग एक फेज बन जाता है, एक लिक्विड फेज बन जाता है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं? सिंटरिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सिंटरिंग प्रक्रिया। ठीक है। मशीन molding of dry mixture of refractory is pressure of the order of कितनी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है कि कौन सी मोल्डिंग है? कोई रिफैक्ट्री हम बनाते हैं यदि, ठीक है, सॉरी, कोई हम रिफैक्ट्री बनाते हैं, कोई भी रिफैक्ट्री बनाई जाती है तो उसको क्या है, कई तरीके से बनाया जाता है। एक मशीन मोल्डिंग होता है, हैंड मोल्डिंग होता है। तो इसमें जो मशीन मोल्डिंग होती है, इस पे हमने एक वीडियो बनाया था। ये होता है आपका डाया और ये होता है आपका पंच। ठीक है, ये होता है आपका डाया, ये होता है पंच। अब इसमें पाउडर भर के इस पे प्रेस किया जाता है, यानी इस पर प्रेशर डाला जाता है, जिससे ये पाउडर एक शेप बन के रेडी हो जाता है। तो जो मशीन मोल्डिंग है उस पे प्रेशर, इस पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है, तब पंच ए नीचे आ रहा है और इस पाउडर को प्रेस कर रहा है, तो उस पे कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है? ठीक है, तो उस पे 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। किस विधि में? मशीन मोल्डिंग विधि में। और पाउडर कैसा होगा? आपका ड्राई होगा। सूखा पाउडर से यदि हमें किसी रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनाना है मशीन के द्वारा, तो उस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा? 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर क्ले ब्रिक्स हैविंग पीसी वैल्यू। अब पीसी वैल्यू क्या है? पॉलीमेट्रिक कॉन इक्विवेलेंट, यानी क्या है? उसकी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर या रिफ्रैक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। One less than 1% linear shrinkage in the 1600 degree centigrade reheating test is less than 4% loss in the panel sparring test is known as। अब कोई भी रिफैक्टिव मटेरियल है, कोई भी रिफैक्टिव ब्रिक्स है, अब उसका जब हम पीसी वैल्यू टेस्ट करते हैं तो ये कौन नंबर होता है? पीसी कौन, पॉलीमेट्रिक कौन की वैल्यू होती है 33, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। अब जब उसको हम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उसको हीट करते हैं तो उसमें जो श्रिंकेज होता है, जो सिकुड़न होता है, वो 1% से भी कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उसकी ताप सहने की क्षमता कितनी है? 33 कौन है। उसमें जो श्रिंकेज होगा कितने टेम्परेचर पे? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करेंगे तो श्रिंकेज कितना होगा? 1%, लेस देन 1% होगा। अब उसको जब हम टेस्ट करेंगे, स्पालिंग रेसिस्टेंस जो टेस्ट करेंगे पैनल विधि के द्वारा, तो उसमें जो लॉसेस होगा वो लेस देन 4% होगा। ठीक है, तो ये किस रिफ्रैक्टरी ब्रिक में ये सारे गुण पाए जाते हैं? जिसकी ताप सहने की क्षमता भी ज्यादा हो, उसमें श्रिंकेज भी कम हो, उसमें पैनल टेस्ट जब स्पालिंग टेस्ट करें तो उसमें लॉसेस भी कम हो। तो इस किस तरीके की रिफ्रैक्टरी हो सकती है? तो ये आपकी होती है सुपर ड्यूटी फायर क्ले रिफ्रैक्टरी। फायर क्ले रिफ्रैक्टरी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट है आपका लो ड्यूटी, दूसरा आपका मीडियम ड्यूटी, तीसरा है आपका हाई ड्यूटी, और चौथा आपका है सुपर ड्यूटी फायर क्ले। सुपर ड्यूटी, ये 4 टाइप से होता है। तो ये जो ये सारे गुण होते हैं वो किस रिफैक्ट्री में होते हैं? सुपर ड्यूटी फायर क्ले ब्रिक्स में ये सारे गुण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, which of the following bricks should not be used if the furnace is to be used intermittently। यानी इंटरमिटेंटली मतलब क्या होता है? कभी बंद करो, कभी चालू करो, कभी बंद करो, कभी चालू करो। ठीक है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस फर्नेस, इस तरीके बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस फर्नेस नहीं होती है। तो इस तरीके से फर्नेस में कौन सी ऐसी निम्नलिखित में से इन चारों में जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक दिया है, कौन सी ऐसी रिफ्रैक्ट्री है जो यूज नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो इन चारों में से जो रिफ्रैक्ट्री है, एक तरीके से आप कौन सी ऐसी रिफ्रैक्ट्री है जो यूज नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड ब्रिक्स को हम यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज
राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which oxide promote the growth of pericles during the burning of magnesite? अब जब मैग्नेसाइट को बर्न किया जाता है तो इन निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पेरिक्लेस को बनने में सहायता करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। पेरिक्लेस क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, एक तरीके से एक फेज होता है, ठीक है, जो कि जब मैग्नीशियम को हिट करते हैं तो एक पेरिक्लेस, एक उसका रूप बनता है, फेज बनता है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको डालने पर इस फेज का ग्रोथ है जो बढ़ जाता है? ठीक है, जब हम मैग्नेसाइट ब्रेक को एक दूसरे तरीके से हम बात कर सकते हैं, अच्छे से और समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है, आंसर तो कभी भी दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर याद रहेगा। जब मैग्नेसाइट ब्रिक्स को, ठीक है, MgCO3 ब्रिक्स को जब हीट किया जाता है तो एक फेज बनता है, एक फेज बनता है कौन सा? पेरिक्लेस का। ठीक है, अब जब ये पेरिक्लेस का फेज तो बन जाता है, लेकिन ये फेज का जो बनने की दर है, ग्रोथ की जो रेट है, उसको और बढ़ाना हो तो इसमें कौन सा ऐसा मटेरियल मिला दे जिससे उसका ग्रोथ रेट जो दर है वो बढ़ जाए? तो उसमें हम कौन सा ऐसा मटेरियल मिलाएंगे? तो उसमें हम बनाएंगे फेरिक ट्राइऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसमें हम मिलाएंगे उसकी दर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कार्बन ब्लॉक या कार्बन ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड इन द लाइनिंग ऑफ द, जो कार्बन ब्रिक्स है वो निम्नलिखित में से किसकी लाइनिंग के लिए हम यूज नहीं कर सकते? ठीक है, ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में हम कहीं ना कहीं कार्बन ब्रिक्स को यूज करते होंगे, लेकिन कुछ एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पर हम वहां पर उसकी लाइनिंग करने के लिए कार्बन ब्रिक्स का यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन भी होगा, उसका कारण भी होगा क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं उसको हम यूज कहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंबंशन, उसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कंबंशन चेंबर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्टोव्स। अब यहाँ पर हम क्यों नहीं यूज कर सकते? जैसे ब्लास्ट फर्नेस का जो स्टोव होता है, जहां पर हीट किया जाता है, जहां पर ईंधन का दहन होता है, क्या होता है? दहन, ईंधन का क्या होगा? दहन होगा। अब ईंधन को जलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एयर की जरूरत होगी, यानी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अब यही ऑक्सीजन इसके लिए ज्यादा दुखदाई है, किसके लिए? कार्बन के लिए, क्योंकि यही ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करके CO2 गैस बन के बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जहां पर दहन कक्ष होता है ब्लास्ट फर्नेस का, वहां पर आपका कार्बन ब्रिक्स नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is a refractory phase? कौन सा फेज? रिफ्रैक्टरी फेज इन द मैग्नीशियम सिलिकेट सिस्टम। जब मैग्नीशियम सिलिकेट सिस्टम जो होता है उसमें रिफ्रैक्टरी फेज कौन सा होता है? जब इसका रिएक्शन कराया जाता है मैग्नीशियम सिलिकेट का, तो एक फेज बनता है जो कि रिफ्रैक्टरी फेज होता है। उस फेज को कहते क्या है? तो उसको हम कहते हैं फॉरेस्टेराइट। कौन सा फेज कहते हैं हम? ठीक है, कौन सा उसका, उस फेज को क्या कहेंगे हम? फॉरेस्टेराइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, refractory under load is the most important property for the refractory bricks। जो refractory under load जो प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्टरी अंडर लोड RUL जो प्रॉपर्टी होती है, यानी इससे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टरी की भार सहन करने की क्षमता। ठीक है, रिफ्रैक्टरी अंडर लोड, वो कितने कितने लोड को, भार को सहन कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं RUL, रिफ्रैक्टरी अंडर लोड। अब किस टाइप की रिफैक्ट्री के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कौन सी ऐसी किस टाइप की रिफैक्ट्री है जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो ये उस रिफैक्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर, ठीक है, जहां पर लोड ज्यादा हो, रिफैक्ट्री सबसे नीचे हो लगी हो। ठीक है, तो वो कहाँ है? बॉटम, एट हर्थ बॉटम ऑफ द फर्नेस ऑफ विच स्टॉक इज प्लेस्ड।
मान लिया जाए ये ब्लास्ट फर्नेस है और यहाँ इस बॉटम है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्ट्री लगी होगी इस पूरे लोड को वो सहन करती हो। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ पेरिक्लेस, जो पेरिक्लेस किस में बनता है? आपने कहा तो मैग्नीशियम को जो हीट करते हैं, पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था, तो एक फेज बनता है जिसे पेरिक्लेस बन कहते हैं। तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी मतलब उसका घनत्व कितना होता है? तो उसका घनत्व होता है आपका 3.59, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये उसका घनत्व होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकदम शट डाउन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर देते हैं। द ग्रो एडिशन इन द फायर क्ले ड्यूरिंग ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज डन टू ड्यू टू, यहाँ ये क्या होगा आपका? ड्यू टू रहेगा, ये आपका क्या रहेगा? ड्यू टू। तो हम फायर क्ले कोई भी फायर क्ले रिफैक्ट्री बनाते हैं तो उसमें हम ग्रोव क्यों एडिशन करते हैं? अब ग्रोव के बारे में समझ लेते हैं, ग्रोव होता क्या है। ठीक है, ग्रोव, ये जो ग्रोव है ये निस्तापित प्री कैल्साइन मटेरियल होता है, निस्तापित मटेरियल होता है। मतलब कोई ऐसा रिफैक्ट्री है जो जो डिफेक्टिव है, उसको तोड़ दिया गया है, ब्रेक हो गया, क्रैक्स हो गया, तो उसको जो दोबारा हम यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोव्स बोलते हैं। तो रिफैक्ट्री पहले से ऑलरेडी मिक्स होता है, ठीक है, ऑलरेडी हाई टेम्परेचर को वो सहन कर चुका होता है। तो उसमें जो ग्रोव्स होते हैं तो निम्नलिखित गुण होते हैं। रिड्यूस द श्रिंकेज ऑन हीटिंग, हीटिंग, तो श्रिंकेज को कम करेगा क्योंकि पहले से वो श्रिंक हो चुका है। अब उसमें श्रिंकेज क्या होगा? जो पहले से तप चुका है उसको तपाने पर क्या सिकुड़ेगा? उसमें कोई श्रिंकेज नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा क्या? इम्पार्ट ग्रेटर स्पॉलिंग रेसिस्टेंस, स्पॉलिंग रेसिस्टेंस को वो बढ़ाता है। इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द फायर रिफैक्ट्रीज, अब वो ऑलरेडी पक चुका है, उसके पार्टिकल पास पास है तो स्ट्रेंथ को भी वो बढ़ाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शट डाउन होने वाला है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अगले। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, और पढ़ा सकते थे लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, लैपटॉप शट डाउन होने वाला है। ठीक है, a hydraulic setting refractory is suitable for casting into shapes and usually bonded with aluminum cement is known as, यानी कि पानी के संपर्क में आने पर जो सेट हो जाए, हाइड्रोलिक सेटिंग हो और उसमें सीमेंट की मात्रा बना मिलाई जाए बॉन्डिंग मटेरियल के की तरीके से, तो उस रिफैक्ट्री को क्या कहते हैं? तो उस रिफैक्ट्री को आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, वो रिफैक्ट्री आपकी होती है कास्टेबल रिफैक्ट्री। क्या हो जाएगी आपकी? कास्टेबल रिफैक्ट्री। ठीक है, तो आज हम 30 क्वेश्चंस को किए हैं, अगली बार हम देखेंगे, अभी हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा है और ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम और अच्छे से और ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो, कोई करेक्शन हो गया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, कुछ ऑप्शन को सही नहीं किया बताया हो तो उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे हो। ठीक है, तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।